चैप्टर 21। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सभी जनरलिटीज स्पेशली से इम्प्रेसिव नहीं लगती हैं। जनरलिटीज शायद ही कभी करते हैं। यदि मैं एक ठोस उदाहरण दूं तो प्रोबेबली मैं बेहतर सफल हो सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्टॉक की कीमत 30 अंक कैसे अंकित की, और ऐसा करने में केवल 7,000 शेयर जमा किए, और एक ऐसा बाजार विकसित किया जो लगभग किसी भी मात्रा में स्टॉक को अब्सॉर्ब कर सके। यह इंपीरियल स्टील था। रेप्यूटेबल लोगों द्वारा स्टॉक निकाला गया था, और यह वैल्यू की प्रॉपर्टी के रूप में काफी अच्छी तरह से टिप दे दी गई थी। लगभग 30% कैपिटल स्टॉक वेरियस वॉल स्ट्रीट घरों के माध्यम से आम जनता के पास रखा गया था, लेकिन लिस्टेड होने के बाद शेयरों में कोई महत्वपूर्ण एक्टिविटी नहीं हुई थी। समय समय पर कोई इसके बारे में पूछेगा, और ओरिजिनल अंडरराइटिंग सिंडिकेट के एक या दूसरे इनसाइडर मेंबर्स कहेंगे कि कंपनी की कमाई उम्मीद से बेहतर थी और प्रॉस्पेक्ट्स एनकरेजिंग से ज्यादा थीं। यह काफी हद तक सच था, और जहां तक गया बहुत अच्छा था, लेकिन बिल्कुल रोमांचकारी नहीं था। स्पेक्युलेटिव अपील एब्सेंट थी, और इन्वेस्टर के अप्रोच से स्टॉक की प्राइस स्टेबिलिटी और डिविडेंड परमानेंसी अभी तक डिस्प्लेड नहीं हुई थी। यह एक ऐसा स्टॉक था जिसने कभी सेंसेशनल बिहेवियर नहीं किया। यह इतना जेंटलमैनली था कि इनसाइडर्स की मेजर ट्रूथ रिपोर्ट्स का कभी भी कोई कंफर्मेशन राइज नहीं हुआ। दूसरी ओर, न तो कीमतों में गिरावट आई है। इंपीरियल स्टील अनहॉनर्ड और अनसंग और अनटिप्ड रहा। मटेरियल उन शेयरों में से एक होने के लिए जो नीचे नहीं जाते, क्योंकि कोई नहीं बेचता है, और कोई भी नहीं बेचता है क्योंकि कोई भी ऐसे स्टॉक से कम जाना पसंद नहीं करता है जो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सेलर क्लिक के अंदर लोड अप की दया पर बहुत अधिक है। इसी तरह इस तरह के स्टॉक को खरीदने के लिए कोई टेम्पटेशन नहीं है। इसलिए इन्वेस्टर के लिए इंपीरियल स्टील एक स्पेक्यूलेशन बनी रही। स्पेक्यूलेटर के लिए यह एक मृत प्रकार था, जो आपकी इच्छा के अगेंस्ट एक इन्वेस्टर को आपकी इच्छा के अगेंस्ट एक ट्रांस में गिरने के सरल उपाय से बनाता है। जब आप इसे लंबे समय तक जाते हैं, 1 या 2 साल में एक लाश को ढोने के लिए मजबूर होने वाले व्यक्ति को हमेशा मृतक की मूल लागत से अधिक की हानि होती है। वो निश्चित रूप से खुद को इससे बंधा हुआ पाता है जब कुछ वास्तव में अच्छी चीजें उसके रास्ते में आती हैं। एक दिन इंपीरियल स्टील सिंडिकेट का सबसे प्रमुख सदस्य, जो अपने और सहयोगियों के लिए काम कर रहा था, मुझसे मिलने आया। वे स्टॉक के लिए एक बाजार बनाना चाहते थे जिसमें से 70% अनडिवाइडेड उनका कंट्रोल था। वे चाहते थे कि मैं उनकी होल्डिंग को खुले बाजार में बेचने की कोशिश करने पर उन्हें प्राप्त होने की तुलना में बेहतर कीमतों पर बेच दूं। वे जानना चाहते थे कि मैं किन शर्तों पर काम करूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं उसे कुछ दिनों में बता दूंगा। फिर मैंने प्रॉपर्टी में देखा। मेरे पास कंपनी के इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट थे। उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी जो न्यूट्रल थी, जैसा कि वे थे, लेकिन फैक्ट्स के लिए जैसे वे थे। रिपोर्टों से पता चला कि यह एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी। यदि इन्वेस्टर थोड़ा इंतजार करने को तैयार थे, तो पॉसिबिलिटीज ने मौजूदा बाजार मूल्य पर स्टॉक की खरीद को सूटेबल ठहराया। परिस्थितियों में मूल्य में ग्रोथ वास्तव में बाजार की सभी गतिविधियों में सबसे सामान्य और सबसे वैलिड होगी। भविष्य में छूट की प्रक्रिया। इसलिए कोई कारण नहीं था कि मैं देख सकता था कि मुझे इंपीरियल स्टील के बुल मैनिपुलेशन को ईमानदारी और आत्मविश्वास से क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने अपने आदमी को अपने मन की बात बता दी, और उसने मेरे ऑफिस में डील पर विस्तार से बात करने के लिए फोन किया। मैंने उसे बताया कि मेरी शर्तें क्या हैं। अपनी सेवाओं के लिए मैंने कोई कैश नहीं मांगा,
लेकिन इंपीरियल स्टील स्टॉक के 1 लाख शेयरों की मांग की। कॉल की कीमत 70 से 100 तक बढ़ गई। यह कुछ के लिए एक बड़ी फीस की तरह लग सकता है, लेकिन उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि इनसाइडर शो थे कि वे स्वयं 1 लाख शेयर या यहां तक कि 50,000 शेयर 70 पर नहीं बेच सकते थे। स्टॉक के लिए कोई बाजार नहीं था। शानदार कमाई और शानदार संभावनाओं के बारे में सभी बातें खरीदारों में नहीं लाई थीं, किसी भी हद तक नहीं। इसके अलावा मैं अपने ग्राहकों के बिना पहले कुछ मिलियन डॉलर कमाए बिना अपना फी कैश में प्राप्त नहीं कर सकता था। मैं जो करने के लिए खड़ा था वो एक्सेसिव सेल्स कमीशन नहीं था, यह एक रीजनेबल कंटिंजेंसी फी था। यह जानते हुए कि स्टॉक का रियल वैल्यू था और सामान्य बाजार की स्थिति तेज थी और इसलिए सभी अच्छे शेयरों में एडवांस के लिए फ्रेंडली थी, मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा करना चाहिए। मेरे ग्राहकों को मेरे द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रोत्साहित किया गया, मेरी शर्तों पर तुरंत सहमति व्यक्त की गई और डील चारों ओर प्लेजेंट फीलिंग्स के साथ शुरू हुआ। मैं जितना हो सकता था अपनी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा। सिंडिकेट के पास आउटस्टैंडिंग स्टॉक का लगभग 70% ओन्ड और कंट्रोल था। मैंने उन्हें एक ट्रस्ट समझौते के तहत अपना 70% जमा कराया था। मैंने बड़े होल्डर्स के लिए डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव नहीं किया था। बहुत होल्डिंग इस प्रकार सुरक्षित रूप से टाइड अप हुई है। मेरे पास अभी भी 30% बिखरी हुई होल्डिंग्स पर विचार करने के लिए था, लेकिन वो एक जोखिम था जो मुझे लेना था। एक्सपीरियंस्ड स्पेक्युलेटर्स कभी भी पूरी तरह से जोखिम रहित अंडरटेकिंग्स में शामिल होने की उम्मीद नहीं करते हैं। फैक्ट की बात के रूप में, यह अधिक संभावना नहीं थी कि सभी अनट्रस्टेड स्टॉक एक ही बार में बाजार में फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सभी पॉलिसी होल्डर एक ही समय में उसी दिन मर जाएंगे। स्टॉक मार्केट जोखिमों के साथ साथ ह्यूमन मॉर्टैलिटी दर की अनप्रिंटेड एक्चुअरियल टेबल्स हैं। उस तरह के शेयर बाजार डील के कुछ परिहार्य खतरों से खुद को बचाने के बाद मैं अपना अभियान शुरू करने के लिए तैयार था। इसका उद्देश्य मेरी कॉलों को मूल्यवान बनाना था। ऐसा करने के लिए मुझे कीमत लगानी होगी और एक बाजार विकसित करना होगा जिसमें मैं 1 लाख शेयर बेच सकता हूं, जिसमें मेरे पास ऑप्शंस थे। मैंने जो पहला काम किया वो यह पता लगाना था कि बाजार में एडवांस फॉर्म से कितना स्टॉक आने की संभावना है। यह मेरे ब्रोकर के माध्यम से आसानी से किया गया था, जिन्हें यह पता लगाने में कोई परेशानी नहीं थी कि बाजार में या थोड़ा ऊपर बिक्री के लिए कौन सा स्टॉक था। मुझे नहीं पता कि स्पेशलिस्ट्स ने उन्हें बताया कि उनकी किताबों पर उनके पास क्या ऑर्डर हैं या नहीं। कीमत नामात्र 70 थी, लेकिन मैं उस कीमत पर 1,000 शेयर नहीं बेच सकता था। मेरे पास उस आंकड़े पर मामूली मांग या कुछ अंक कम होने का भी कोई सबूत नहीं था। मेरे ब्रोकर को जो पता चला उसके अनुसार मुझे जाना पड़ा, लेकिन मुझे यह दिखाने के लिए इनफ था कि बिक्री के लिए कितना स्टॉक था और कितना कम चाहिए था। जैसे ही मेरे पास इन पॉइंट्स पर एक लाइन थी, मैंने चुपचाप सभी स्टॉक ले लिए जो कि 70 और अधिक पर बिक्री के लिए थे। जब मैं कहूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मेरा मतलब मेरे ब्रोकर्स से है। बिक्री कुछ माइनॉरिटी होल्डर्स के अकाउंट्स के लिए थी, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने स्वाभाविक रूप से अपने स्टॉक को बांधने से पहले जो भी बिक्री आदेश दिए थे उन्हें कैंसल्ड कर दिया था। मुझे बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं खरीदना पड़ा। इसके अलावा मुझे पता था कि सही प्रकार का एडवांस अन्य खरीद आदेश लाएगा और निश्चित रूप से बिक्री के आदेश भी। मैंने इंपीरियल स्टील पर किसी को बुल टिप्स नहीं दिए। मुझे नहीं करना था। मेरा काम बेस्ट पॉसिबल टाइप के प्रचार द्वारा भावनाओं को सीधे प्रभावित करना था।
मैं यह नहीं कहता कि बोल प्रोपेगेंडा कभी नहीं होना चाहिए। नए स्टॉक के मूल्य का एडवर्टाइज करना उतना ही वैलिड और वास्तव में डिजायरेबल है जितना कि वुलन या जूते या ऑटोमोबाइल के मूल्य का एडवर्टाइजमेंट करना। जनता को एक्यूरेट एंड रिलायबल जानकारी देनी चाहिए, लेकिन मेरा मतलब यह था कि टेप ने वो सब किया जो मेरे उद्देश्य के लिए आवश्यक था। जैसा कि मैंने पहले कहा, रेप्यूटेबल न्यूज़पेपर्स हमेशा बाजार की गतिविधियों के लिए प्रिंट एक्सप्लेनेशन का प्रयास करते हैं। यह खबर है, उनके रीडर न केवल यह जानने की डिमांड करते हैं कि शेयर बाजार में क्या होता है, बल्कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए मैनिपुलेशंस के बिना एक उंगली उठाए फाइनेंशियल राइटर सभी उपलब्ध जानकारी और गपशप को प्रिंट करेंगे और कमाई, ट्रेड की स्थिति और अप्रोच की रिपोर्ट का एनालिसिस भी करेंगे, जो कुछ भी एडवांस पर प्रकाश डाल सकता है। जब भी कोई अखबार वाला या परिचित किसी स्टॉक के बारे में मेरी राय पूछता है और मेरे पास एक है तो मैं इसे व्यक्त करने में संकोच नहीं करता। मैं वॉलंटरली से सलाह नहीं देता और मैं कभी भी सुझाव नहीं देता, लेकिन मुझे गोपनीयता से अपने कार्यों में कुछ भी हासिल नहीं होता है। साथ ही मुझे एहसास हुआ कि सभी टिप्स्टरों में सबसे अच्छा, सभी सेल्समैनों में सबसे प्रेरक टेप है। जब मैंने 70 और थोड़ा अधिक पर बिक्री के लिए सभी स्टॉक को अब्सॉर्ब कर लिया था, तो मैंने उस दबाव के बाजार को राहत दी थी और स्वाभाविक रूप से इसने ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए इंपीरियल स्टील में कम से कम लाइन ऑफ रेजिस्टेंस को स्पष्ट कर दिया। यह स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर था, जिस क्षण इस फेसी को ऑब्जर्वेंट ट्रेडर्स द्वारा फ्लो पर महसूस किया गया था। उन्होंने लॉजिकल फॉर्म से मान लिया था कि स्टॉक एडवांस में था, जिस हद तक वे नहीं जान सकते थे, लेकिन वे खरीदना शुरू करने के लिए पर्याप्त जानते थे। इंपीरियल स्टील के लिए उनकी डिमांड, विशेष रूप से स्टॉक की बढ़ती ट्रेंड की स्पष्टता के कारण टेप की अचूक बुल टिप मैंने तुरंत भर दिया। मैंने ट्रेडर्स को वो स्टॉक बेच दिया जो मैंने शुरुआत में थके हुए होल्डर्स से खरीदा था। बेशक यह बिक्री जुडिशियसली तरीके से की गई थी। मैंने डिमांड की सप्लाई के साथ खुद को संतुष्ट किया। मैं अपने स्टॉक को बाजार पर मजबूर नहीं कर रहा था और मैं बहुत तेजी से एडवांस नहीं चाहता था। प्रोसीडिंग के उस स्टेज में मेरे 1 लाख शेयरों में से आधे को बेचना अच्छा बिजनेस नहीं होता। मेरा काम एक बाजार बनाना था जिस पर मैं अपनी पूरी लाइन बेच सकूं। लेकिन भले ही मैंने उतना ही बेचा जितना कि ट्रेडर्स खरीदने के लिए उत्सुक थे, बाजार टेम्पररी रूप से मेरी अपनी परचेसिंग पावर से डिप्राइव्ड था, जिसे मैंने अब तक लगातार प्रयास किया था। समय के साथ ट्रेडर्स की खरीद बंद हो गई और कीमत बढ़ना बंद हो गई। जैसे ही ऐसा हुआ, निराश बुल्स द्वारा या उन ट्रेडर्स द्वारा बिक्री शुरू कर दी गई जिनके खरीदने के कारण तुरंत गायब हो गए थे। बढ़ती ट्रेंड पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन मैं इस बिक्री के लिए तैयार था और रास्ते में मैंने वो स्टॉक वापस खरीद लिया जो मैंने ट्रेडर्स को बेचा था, जो कुछ अंक अधिक था। मुझे पता था कि स्टॉक की इस खरीद को बेचा जाना तय था। बदले में नीचे की ओर की जांच की और जब कीमत गिरना बंद हो गई तो बिक्री के आदेश आना बंद हो गए। फिर मैंने सब फिर से शुरू किया। मैंने वो सारा स्टॉक ले लिया जो बिक्री के लिए था, जिस तरह से यह बहुत ज्यादा नहीं था, और कीमत दूसरी बार बढ़ने लगी 70 से अधिक हाई स्टार्टिंग पॉइंट से। यह मत भूलो कि रास्ते में कई होल्डर्स हैं जो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं। उन्होंने अपना बेच दिया था, लेकिन ऊपर से 3 या 4 अंक नहीं करेंगे। ऐसे स्पेक्युलेटर्स हमेशा कसम खाते हैं कि अगर रैली होती है तो वे निश्चित रूप से बिकेंगे। वे रास्ते में बेचने के लिए अपने आदेश देते हैं और फिर वे स्टॉक के प्राइस ट्रेंड में बदलाव के साथ अपना विचार बदलते हैं। निश्चित रूप से सुरक्षित खेलने वाले क्विक रनर्स से हमेशा लाभ होता है।
जिनके लिए लाभ हमेशा लाभ लेना होता है। उसके बाद मुझे बस इतना करना था कि प्रोसेस को दोहराना था, बारी बारी से खरीदना और बेचना, लेकिन हमेशा उच्च काम करते हैं। कभी कभी जब आप बिक्री के लिए सभी स्टॉक ले लेते हैं, तो यह कीमत में तेजी से ग्रोथ करने के लिए पेमेंट करता है, जिसे आप मैनिपुलेटिंग कर रहे स्टॉक में लिटिल बुल फ्लरीज कह सकते हैं। यह एक्सीलेंट एडवर्टाइजिंग है, क्योंकि यह बात करता है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स और स्पेक्युलेटिंग जनता के उस हिस्से को भी लाता है जो कार्रवाई पसंद करता है। मुझे लगता है यह एक बड़ा हिस्सा है। मैंने वो इंपीरियल स्टील में किया था, और जो भी डिमांड मेरे द्वारा सप्लाई की गई उन स्पट्स द्वारा बनाई गई थी। मेरी बिक्री ने हमेशा मूवमेंट दोनों के रूप में ऊपर की ओर मूवमेंट को बनाए रखा। नीचे के रास्ते में खरीदने और रास्ते में बेचने में मैं कीमत को मार्क करने से ज्यादा कुछ कर रहा था। मैं इंपीरियल स्टील की मार्केटिंग क्षमता विकसित कर रहा था। जब मैंने इसमें अपना ऑपरेशन शुरू किया तो ऐसा कोई समय नहीं था जब कोई व्यक्ति स्टॉक को इंडिपेंडेंट रूप से खरीद या बेच नहीं सकता था। मेरा मतलब है, कीमत में एक्सट्रीमली वायलेंट उतार चढ़ाव के बिना उचित मात्रा में खरीदना या बेचना। अगर उसने खरीदा या अगर वो बेचा तो मौत के लिए निचोड़ा जाने का डर ऊंचा और सूखा छोड़ दिया गया था। इंपीरियल स्टील के बाजार के ड्यूरेबिलिटी में विश्वास के प्रोफेशनल्स और जनता के बीच सक्सेसिव प्रसार का मूवमेंट में विश्वास पैदा करने के साथ बहुत कुछ करना था। और जाहिर है, एक्शन ने कई अन्य ऑब्जेक्शंस को भी समाप्त कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हजारों शेयर खरीदने और बेचने के बाद मैं शेयरों को बराबर बेचने में सफल रहा। $100 प्रति शेयर पर हर कोई इंपीरियल स्टील खरीदना चाहता था। क्यों नहीं? अब हर कोई जानता था कि यह एक अच्छा स्टॉक था, कि यह एक सौदा था, और अभी भी था। इसका प्रूफ उदय था। एक शेयर जो 70 से 30 अंक ऊपर जा सकता है, वो बराबर से 30 अंक ऊपर जा सकता है। इस तरह बहुतों ने आर्ग्यू दिया। प्राइस मार्क करने के ऑर्डर में उन 30 अंकों में मैंने केवल 7,000 शेयर जमा किए। इस लाइन की कीमत ने मुझे लगभग 85 का एवरेज दिया, यानी उस पर 15 अंकों का लाभ। लेकिन निश्चित रूप से मेरा पूरा लाभ अभी भी कागज पर बहुत अधिक था। यह एक सुरक्षित पर्याप्त लाभ था, क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ था जिसे मैं बेचना चाहता था। स्टॉक जुडिशियस मैनिपुलेशन पर अधिक बिकेगा और मैंने 70 से शुरू होकर 100 पर समाप्त होने वाले 1 लाख शेयरों पर कॉल को ग्रेजुएट किया था। परिस्थितियों ने मुझे अपने कागजी मुनाफे को अच्छी हार्ड कैश में बदलने की मेरी कुछ योजनाओं को पूरा करने से रोक दिया। अगर मैं खुद ऐसा कहूँ, तो मैनिपुलेशन का एक सुंदर टुकड़ा सख्ती से वैलिड और योग्य रूप से सफल रहा था। कंपनी की संपत्ति मूल्यवान थी और स्टॉक अधिक कीमत पर प्रिय नहीं था। मूल सिंडिकेट के सदस्यों में से एक ने संपत्ति के नियंत्रण को पर्याप्त संसाधनों के साथ एक प्रमुख बैंकिंग हाउस को सुरक्षित करने की इच्छा विकसित की। इंपीरियल स्टील कॉरपोरेशन जैसी प्रॉस्परस और बढ़ती चिंता का नियंत्रण पॉसिबली व्यक्तिगत इन्वेस्टर्स की तुलना में बैंकिंग फर्म के लिए अधिक मूल्यवान है। सभी आयोजनों में इस फर्म ने मुझे स्टॉक पर मेरे सभी ऑप्शंस के लिए एक प्रस्ताव दिया। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा लाभ था और मैंने तुरंत इसे ले लिया। मैं हमेशा बेचने के लिए तैयार हूं जब मैं एक अच्छे लाभ पर लमसम में ऐसा कर सकता हूं। मैंने इससे जो बनाया उससे मैं काफी संतुष्ट था। इससे पहले कि मैं 1 लाख शेयरों पर अपनी कॉल का सेटलमेंट करता, मुझे पता चला कि इन बैंकरों ने संपत्ति की और अधिक गहन जांच करने के लिए और एक्सपर्ट्स को अपॉइंटेड किया था। उनकी रिपोर्ट ने मुझे उस प्रस्ताव में लाने के लिए पर्याप्त दिखाया जो मुझे मिला था। मैंने शेयर के कई हजार शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए रखे। मैं उसमें विश्वास करता हूं।
इंपीरियल स्टील के मेरे मैनिपुलेशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो सामान्य और स्वस्थ नहीं था। जब तक मेरी खरीदारी पर कीमत बढ़ी, मुझे पता था कि मैं ठीक हूँ। स्टॉक में कभी वाटरलॉग नहीं हुआ, जैसा कि कभी कभी स्टॉक में होता है। जब आप पाते हैं कि यह आपकी खरीदारी के लिए पर्याप्त रूप से रिस्पॉन्स देने में विफल रहता है, तो आपको बेचने के लिए किसी बेहतर टिप की आवश्यकता नहीं होती है। आप जानते हैं कि यदि किसी स्टॉक का कोई मूल्य है और सामान्य बाजार की स्थिति सही है, तो आप गिरावट के बाद हमेशा इसे वापस रख सकते हैं। कोई बात नहीं अगर यह 20 अंक है, लेकिन मुझे इंपीरियल स्टील में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। शेयरों के अपने मैनिपुलेशन में मैं बेसिक ट्रेडिंग प्रिंसिपल से कभी नहीं चूकता। शायद आपको आश्चर्य हो कि मैं इसे क्यों दोहराता हूं या मैं इस फैक्ट पर क्यों तड़पता रहता हूं कि मैं कभी भी टेप के साथ बहस नहीं करता या इसके व्यवहार के कारण बाजार में अपना आपा नहीं खोता। आप सोचेंगे ना कि चतुर लोग जिन्होंने अपने ओन बिजनेस में लाखों कमाए हैं और इसके अलावा वॉल स्ट्रीट में ऑपरेटिंग सक्सेसफुली किया है, उन्हें इस खेल को न्यूट्रल रूप से खेलने के ज्ञान का एहसास होगा। ठीक है, आपको उस फ्रीक्वेंसी पर आश्चर्य होगा जिसके साथ हमारे कुछ सबसे सफल प्रमोटर चिड़चिड़े महिलाओं की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि बाजार उस तरह से कार्य नहीं करता है जैसा वे चाहते हैं। वे इसे एक व्यक्तिगत मामूली के रूप में लेते हैं और वे पहले अपना आपा खोकर पैसे खोने लगते हैं। जॉन प्रेंटिस और मेरे बीच असहमति के बारे में बहुत गपशप हुई है। लोगों को एक स्टॉक मार्केट सौदे की नाटकीय कथा की उम्मीद करने के लिए प्रेरित किया गया है, जो गलत हो गया, या कुछ डबल क्रॉसिंग जिसकी कीमत मुझे या उसके लाखों लोगों ने की, या उस तरह का कुछ। खैर, यह नहीं था। प्रेंटिस और मैं सालों से फ्रेंडली थे। उन्होंने मुझे कई बार जानकारी दी थी कि मैं प्रॉफिटेबली रूप से उपयोग करने में सक्षम था, और मैंने उसे ऐसी सलाह दी थी जिसका पालन उसने किया हो या न किया हो। अगर उसने किया तो उसने पैसे बचाए। उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिसिटी में काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाजार में मोर और लेस सफल शुरुआत के बाद सामान्य स्थितियां बदतर के लिए बदल गईं, और नया स्टॉक उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया जितना कि प्रेंटिस और उसके सहयोगियों को उम्मीद थी। जब बेहतर प्रेंटिस के लिए बेसिक कंडीशंस ने एक मोड़ लिया तो एक पूल का गठन किया और पीट प्रोडक्ट्स में ऑपरेशन शुरू किया। मैं आपको उनकी तकनीक के बारे में कुछ नहीं बता सकता। उसने मुझे नहीं बताया कि उसने कैसे काम किया और मैंने उससे नहीं पूछा। लेकिन यह स्पष्ट था कि वॉल स्ट्रीट के अपने अनुभव और निस्संदेह चतुराई के बावजूद जो कुछ भी था वो बहुत कम मूल्य का साबित हुआ, और पूल को यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि वे ज्यादा स्टॉक से छुटकारा नहीं पा सके। उसने वो सब कुछ करने की कोशिश की होगी जो वो जानता था, क्योंकि एक पूल मैनेजर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ट्रांसफर्ड होने के लिए नहीं कहता है जब तक कि वो कार्य के लिए असमान महसूस न करे, और यही वो आखिरी चीज है जिसे एवरेज आदमी स्वीकार करना पसंद करता है। सभी आयोजनों में वो मेरे पास आया और कुछ दोस्ताना रिहर्सल के बाद उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं पीट प्रोडक्ट्स के बाजार का चार्ज ले लूं और पूल की होल्डिंग का डिस्पोजल करूं, जो 1 लाख शेयरों से थोड़ा अधिक था। शेयर 102 से 103 पर बिक रहा था। बात मुझे सस्पिशियस लगी और मैंने धन्यवाद के साथ उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने इसे व्यक्तिगत आधार पर रखा ताकि अंत में मैंने हामी भर दी। मैं उन एंटरप्राइजेस के साथ अपनी पहचान बनाना कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से नापसंद करता हूं, जिनकी सफलता में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे यह भी लगता है
कि एक आदमी को अपने दोस्तों और परिचितों के लिए कुछ देना होता है। मैंने कहा कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करूंगा, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं इसके बारे में बहुत अहंकारी नहीं हूं, और मैंने उन फैक्टर्स अगेंस्ट की कैलकुलेशन की जिनसे मुझे जूझना होगा। लेकिन सभी प्रेंटिस ने कहा कि वो मुझसे पूल के मुनाफे में लाखों की गारंटी देने के लिए नहीं कह रहा था। उन्हें यकीन था कि अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं किसी भी उचित व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो जाऊंगा। खैर, वहां मैं अपने ही निर्णय के विरुद्ध कुछ करने में लगा हुआ था। मैंने पाया, जैसा कि मुझे डर था, एक बहुत ही कठिन स्थिति प्रेंटिस की अपनी गलतियों के कारण, जब वो पूल के अकाउंट के लिए स्टॉक में मैनिपुलेटिंग कर रहा था। लेकिन मेरे खिलाफ चीफ फैक्टर समय था। मुझे विश्वास था कि हम तेजी से तेजी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और इसलिए बाजार में सुधार जिसने प्रेंटिस को इतना एनकरेज किया था, वो केवल एक शॉर्ट लिव्ड रैली साबित होगी। मुझे डर था कि पीक प्रोडक्ट्स के साथ बहुत कुछ हासिल करने से पहले बाजार निश्चित रूप से बेरिश में बदल जाएगा। हालांकि मैंने अपना वादा दिया था, और मैंने जितनी मेहनत से जानता था उतनी मेहनत करने का फैसला किया। मैंने कीमत लगाना शुरू कर दिया। मुझे मध्यम सफलता मिली। मुझे लगता है कि मैंने इसे 107 या उसके आसपास तक चलाया, जो काफी उचित था, और मैं शेष राशि पर थोड़ा स्टॉक बेचने में भी सक्षम था। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैंने पूल की होल्डिंग नहीं बढ़ाई। बहुत सारे लोग पूल में नहीं थे जो अपने स्टॉक को डंप करने के लिए एक छोटी सी इंक्रीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, और मैं उनके लिए एक देवता था। अगर सामान्य हालात बेहतर होते तो मैं भी बेहतर करता। यह बहुत बुरा था कि मुझे पहले नहीं बुलाया गया था। मुझे लगा कि अब मैं केवल इतना कर सकता था कि पूल को जितना हो सके कम से कम नुकसान के साथ बाहर निकलूं। मैंने प्रेंटिस को भेजा और उसे अपने विचार बताए, लेकिन उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसे समझाया कि मैंने वो पद क्यों असम्पशन किया जो मैंने किया था। मैंने कहा, प्रेंटिस, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बाजार की पल्स महसूस कर सकता हूँ। आपके स्टॉक में कोई फॉलो अप नहीं है। मेरे मैनिपुलेशन पर जनता की प्रतिक्रिया क्या है, यह देखने की कोई चाल नहीं है। सुनो, जब पीक प्रोडक्ट्स को ट्रेडर्स के लिए जितना संभव हो उतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है, और आप इसे हर समय आवश्यक सभी सपोर्ट देते हैं, और इसके बावजूद कि आप पाते हैं कि जनता इसे अकेला छोड़ देती है, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। स्टॉक के साथ नहीं बल्कि बाजार के साथ मामलों को जबरदस्ती चलाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप हारने के लिए बाउंड हैं। एक पूल मैनेजर को कंपनी होने पर अपना स्टॉक खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब वो बाजार में एकमात्र खरीदार होगा तो वो इसे खरीदने के लिए एक गधा होगा। मेरे द्वारा खरीदे जाने वाले प्रत्येक 5000 शेयरों के लिए जनता को 5000 और अधिक खरीदने के लिए तैयार या सक्षम होना चाहिए, लेकिन मैं निश्चित रूप से सारी खरीदारी नहीं करने जा रहा हूँ। अगर मैंने किया तो मैं बस इतना करने में सफल हो जाऊंगा कि मैं बहुत सारे लंबे स्टॉक से भीग जाऊं, जो मुझे नहीं चाहिए। केवल एक ही काम करना है, और वो है बेचना, और बेचने का एकमात्र तरीका बेचना है। आपका मतलब है जो मिल सकता है उसके लिए बेचो? प्रेंटिस से पूछा। सही, मैंने कहा। मैं देख सकता था कि वो विरोध करने के लिए तैयार हो रहा था। अगर मुझे पूल का स्टॉक बिल्कुल बेचना है तो आप अपना मन बना सकते हैं कि कीमत बराबर हो जाएगी, और ओह नहीं, कभी नहीं, वो चिल्लाया। आपने सोचा होगा कि मैं उसे एक सुसाइड क्लब में शामिल होने के लिए कह रहा था। प्रेंटिस, मैंने उससे कहा, इसे बेचने के लिए स्टॉक रखना स्टॉक मैनिपुलेशन का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है।
लेकिन आप एडवांस में थोक में नहीं बेचते हैं। आप नहीं कर सकते। बड़ी बिक्री ऊपर से नीचे के रास्ते पर की जाती है। मैं आपका स्टॉक 125 या 130 तक नहीं डाल सकता। मैं चाहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। तो आपको अपनी बिक्री इसी स्तर से शुरू करनी होगी। मेरी राय में सभी स्टॉक नीचे जा रहे हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक एक्सेप्शन नहीं होने जा रहे हैं। इसके लिए पूल की बिक्री पर अब नीचे जाना बेहतर है कि अगले महीने किसी और द्वारा बेचने पर इसे तोड़ दिया जाए। यह किसी भी तरह नीचे जाएगा। मैं यह नहीं देख सकता कि मैंने कुछ भी अननोइंग कहा, लेकिन आपने चीन में उसकी चीखें सुनी होंगी। वो बस ऐसी बात नहीं सुनेगा। यह कभी नहीं करेगा। यह स्टॉक के रिकॉर्ड के साथ डिकेंस की भूमिका निभाएगा। उन बैंकों में इनकन्वीनियंट पॉसिबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं कहना जहां स्टॉक को लोन पर कोलैटरल के रूप में रखा गया था। और इसी तरह मैंने उसे फिर से कहा कि मेरे फैसले में दुनिया में कुछ भी पीट प्रोडक्ट्स को 15 या 20 अंक तोड़ने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि पूरा बाजार उसी तरफ जा रहा था। और मैंने एक बार फिर कहा कि उसके स्टॉक से एक चमकदार एक्सेप्शन होने की उम्मीद करना बेतुका था। लेकिन फिर मेरी बात बेकार गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं स्टॉक का सपोर्ट करता हूं। यहाँ एक चतुर बिजनेसमैन था, दिन के सबसे सफल प्रमोटरों में से एक, जिसने वॉल स्ट्रीट के सौदों में लाखों कमाए थे और स्पेक्यूलेशन के खेल के बारे में एवरेज आदमी से कहीं ज्यादा जानते थे। वास्तव में एक शुरुआती बेयर बाजार में स्टॉक का सपोर्ट करने पर जोर दे रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए उसका स्टॉक था, लेकिन फिर भी यह खराब बिजनेस था, इतना कि वो अनाज के खिलाफ चला गया और मैं फिर उसके साथ बहस करने लगा। लेकिन यह किसी काम का नहीं है। उन्होंने सपोर्टिंग ऑर्डर्स देने पर जोर दिया। बेशक जब सामान्य बाजार कमजोर हो गया और अर्नेस्ट मनी में गिरावट शुरू हुई तो पीट प्रोडक्ट बाकी के साथ चला गया। बेचने के बजाय मैंने वास्तव में प्रेंटिस के आदेश से इनसाइडर्स के पूल के लिए स्टॉक खरीदा। एकमात्र एक्सप्लेनेशन यह है कि प्रेंटिस को विश्वास नहीं था कि बेयर बाजार हमारे ऊपर सही था। मुझे खुद भरोसा था कि बुल मार्केट खत्म हो गया है। मैंने न केवल पीट प्रोडक्ट्स में बल्कि अन्य शेयरों में भी परीक्षणों द्वारा अपना पहला अनुमान वेरीफाइड किया था। मैंने बिक्री शुरू करने से पहले बेयर बाजार के सुरक्षित आगमन की घोषणा करने का इंतजार नहीं किया। बेशक मैंने पीट प्रोडक्ट्स का एक हिस्सा नहीं बेचा, हालांकि मेरे पास अन्य शेयरों की कमी थी। पीट प्रोडक्ट्स पूल, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, उन सभी के साथ लटका दिया गया था जिनके साथ शुरू करने के लिए उन्हें रखा गया था और कीमत को पकड़ने के लिए उन्हें अपने व्यर्थ प्रयास में लेना पड़ा था। अंत में उन्होंने लिक्विडेशन किया, लेकिन बहुत कम आंकड़ों पर उन्हें मिल सकता था। अगर प्रेंटिस ने मुझे जब और जैसा मैं चाहता था बेचने दिया था, यह अन्यथा नहीं हो सकता। लेकिन प्रेंटिस अभी भी सोचता है कि वो सही था, या कहता है कि वो करता है। मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि मैंने उन्हें सलाह दी थी कि मेरे पास अन्य शेयरों की कमी थी और सामान्य बाजार ऊपर जा रहा था। इसका मतलब है निश्चित रूप से पीट प्रोडक्ट्स में ब्रेक जो किसी भी कीमत पर पूल की होल्डिंग्स को बेचने के परिणामस्वरूप होता, अन्य शेयरों में मेरी बेयर की स्थिति में मदद करता। वो सब टॉमी रोट है। मैं बेयरिश में नहीं था क्योंकि मेरे पास स्टॉक की कमी थी। मैं बेयरिश की स्थिति में था क्योंकि इसी तरह मैंने स्थिति को आकार दिया था और मैंने बेयरिश के बाद ही स्टॉक कम बेचा। चीजों को गलत तरीके से करने में कभी भी ज्यादा पैसा नहीं होता है। शेयर बाजार में नहीं, पूल के स्टॉक को बेचने की मेरी योजना इस बात पर आधारित थी कि 20 साल के अनुभव ने मुझे अकेले क्या बताया, और इसलिए बुद्धिमान था।
प्रेंटिस को एक व्यापारी के रूप में इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था जैसा मैंने किया था। कुछ और करने की कोशिश करने में बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगता है कि प्रेंटिस हजारों बाहरी लोगों के भ्रम को शेयर करता है, जो सोचते हैं कि एक जोड़ तोड़ करने वाला कुछ भी कर सकता है। वो नहीं कर सकता। कीन ने जो सबसे बड़ा काम किया, वो था यूएस स्टील का सामान्य मैनिपुलेशन और 1901 के स्प्रिंग में पसंद किया गया। वो इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि वो चतुर और रिसोर्सफुल था, और इसलिए नहीं कि उसके पीछे देश के सबसे धनी व्यक्तियों का सिंडिकेट था। वो उन कारणों से पार्शियल रूप से सफल हुआ, लेकिन मेनली क्योंकि सामान्य बाजार सही था और जनता की मनस्थिति सही थी। किसी व्यक्ति के लिए अनुभव की शिक्षाओं और सामान्य ज्ञान के विरुद्ध कार्य करना अच्छा बिजनेस नहीं है, लेकिन वॉल स्ट्रीट में चूसने वाले सभी बाहरी नहीं हैं। मेरे खिलाफ प्रेंटिस की शिकायत वही है जो मैंने अभी आपको बताई है। वो दुखी महसूस करता है क्योंकि मैंने अपना मैनिपुलेशन वैसा नहीं किया जैसा मैं चाहता था, बल्कि जैसा उसने मुझसे करने को कहा था। बल्क में स्टॉक बेचने के लिए डिजाइन किए गए मैनिपुलेशन के बारे में मिस्टीरियस या सीक्रेट या बेईमान कुछ भी नहीं है, बशर्ते ऐसे ऑपरेशन जानबूझकर गलत बयानी के साथ न हो। साउंड मैनिपुलेशन ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स पर आधारित होना चाहिए। लोग पुराने समय की प्रथाओं जैसे धोने की बिक्री पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि धोखे के मैकेनिक्स की गिनती बहुत कम है। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और स्टॉक और बॉन्ड की ओवर द काउंटर बिक्री के बीच का अंतर अपील के चरित्र के बजाय ग्राहक के चरित्र में है। जेपी मॉर्गन एंड कंपनी बॉन्ड के एक इश्यूज को जनता को बेचती है, यानी इन्वेस्टर्स को। एक मैनिपुलेशन करने वाला स्टॉक के एक ब्लॉक को जनता के लिए, यानी स्पेक्युलेटर्स को निपटाता है। एक इन्वेस्टर सुरक्षा की तलाश करता है, उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई कैपिटल पर इंटरेस्ट वापसी की परमानेंस के लिए। स्पेक्युलेटर एक क्विक प्रॉफिट की तलाश में है। मैनिपुलेटर मैंडेटरी रूप से स्पेक्युलेटर्स के बीच अपना प्राइमरी बाजार ढूंढता है जो सामान्य बिजनेस जोखिम से अधिक चलाने के इंटरेस्टेड हैं, जब तक कि उनके पास अपनी कैपिटल पर बड़ा रिटर्न प्राप्त करने का उचित मौका हो। मैंने खुद कभी भी अंधी जुए में विश्वास नहीं किया है। मैं डूब सकता हूँ या मैं 100 शेयर खरीद सकता हूँ, लेकिन किसी भी मामले में मैं जो करता हूँ उसके लिए मेरे पास एक कारण होना चाहिए। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि कैसे मैं मैनिपुलेशन के खेल में आया, यानी दूसरों के लिए शेयरों के मार्केटिंग में। मुझे इसे याद करते हुए खुशी हो रही है क्योंकि यह शेयर बाजार के ऑपरेशन के प्रति वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल एटीट्यूड को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। यह मेरे वापस आने के बाद हुआ था, यानी 1915 में मेरे बेथलेहम स्टील ट्रेड के बाद मुझे फाइनेंशियल रिकवरी की राह पर ले जाया गया था। मैंने बहुत तेजी से ट्रेडेड किया और बहुत अच्छी किस्मत थी। मैंने कभी अखबार के प्रचार की मांग नहीं की, लेकिन न ही मैं खुद को छुपाने के लिए किसी तरह का प्रयास किया है। साथ ही आप जानते हैं कि प्रोफेशनल वॉल स्ट्रीट जो भी ऑपरेटर एक्टिव होता है, उसकी सफलताओं और विफलताओं दोनों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, और बेशक अखबार उसके बारे में सुनते हैं और अफवाहें छापते हैं। मैं गपशप के अनुसार कई बार टूट चुका हूँ, या एक ही अधिकारियों के अनुसार इतने करोड़ कमाए हैं कि ऐसी रिपोर्टों पर मेरी एकमात्र प्रतिक्रिया यह जानना है कि वे कैसे और कहां पैदा हुए हैं और वे कैसे बढ़ते हैं। मेरे पास ब्रोकर दोस्त है, ब्रोकर दोस्त के बाद वही कहानी मेरे पास लाओ। हर बार थोड़ा बदला, बेहतर, मोर सर्कमस्टेंशियल। यह सब प्रेफस आपको यह बताने के लिए है कि मैं पहली बार किसी और के लिए स्टॉक में मैनिपुलेशन करने के लिए कैसे आया था।
अखबारों ने जिन कहानियों को छापा कि कैसे मैंने अपने लाखों का पूरा भुगतान किया था, ने चाल चली। मेरी गिरावट और मेरी जीत को अखबारों ने इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि वॉल स्ट्रीट में मेरे बारे में बात की गई। वो दिन बीत गया जब स्टॉक के 2 लाख शेयरों की एक लाइन स्विंग करने वाला एक ऑपरेटर बाजार पर हावी हो सकता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जनता हमेशा पुराने नेताओं के सक्सेसर खोजने की इच्छा रखती है। यह एक स्किलफुल स्टॉक ऑपरेटर के रूप में श्री कीन की रेप्यूटेशन थी, जो अपने स्वयं के हुक पर लाखों का विजेता था, जिसने प्रमोटरों और बैंकिंग घरानों को सिक्योरिटीज के बड़े ब्लॉक बेचने के लिए उनके लिए आवेदन किया। इन शॉर्ट, मैनिपुलेटर के रूप में उनकी सेवाएं डिमांड में थीं, क्योंकि स्ट्रीट ने एक ट्रेडर के रूप में उनकी पिछली सफलताओं के बारे में सुना था। लेकिन कीन उस स्वर्ग में चला गया जहां उसने एक बार कहा था कि वो एक पल भी नहीं रुकेगा जब तक कि वो वहां सिसोनबी को उसका इंतजार नहीं कर लेता। कुछ महीनों के लिए शेयर बाजार का इतिहास रचने वाले 2 या 3 अन्य पुरुष लंबे समय तक इनएक्टिविटी की ऑब्सक्योरिटी में फिर से आ गए थे। मैं विशेष रूप से उन कुछ वेस्टर्न लोगों का मेंशन करता हूं जो 1901 में वॉल स्ट्रीट पर आए थे और अपनी स्टील होल्डिंग्स में से कई मिलियन बनाने के बाद वॉल स्ट्रीट में बने रहे। वे वास्तव में कीने प्रकार के ऑपरेटरों के बजाय सुपर प्रमोटर थे, लेकिन वे उन कंपनियों की सिक्योरिटीज में बेहद सक्षम, बेहद समृद्ध और बेहद सफल थे जिन्हें उन्होंने और उनके दोस्तों ने नियंत्रित किया था। वे वास्तव में कीने या गवर्नर फ्लावर की तरह महान मैनिपुलेटर्स करने वाले नहीं थे। फिर भी स्ट्रीट ने उनके बारे में गपशप करने के लिए बहुत कुछ पाया, और निश्चित रूप से पेशेवरों और स्पोर्ट या कमीशन हाउसों में उनके पास निम्नलिखित थे। एक्टिव रूप से ट्रेड करना बंद करने के बाद स्ट्रीट ने खुद को मैनिपुलेटर्स के बिना पाया। कम से कम अखबारों में तो उनके बारे में नहीं पड़ा। आपको वो बड़ा बुल मार्केट याद है जो 1915 में स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को फिर से शुरू करने के बाद शुरू हुआ था। जैसे जैसे बाजार का विस्तार हुआ और इस देश में मित्र राष्ट्रों की खरीद अरबों में बढ़ी, हम तेजी से भागे। जहां तक मैनिपुलेशन की बात है, युद्ध दुल्हन के लिए असीमित बाजार बनाने के लिए किसी के लिए उंगली उठाना जरूरी नहीं था। करोड़ों लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स के वादों का कैपिटलाइजेशन करके लाखों कमाए। वे सक्सेसफुल प्रमोटर बन गए, या तो फ्रेंडली बैंकर्स की सहायता से या अपनी कंपनियों को कर्ब मार्केट में लाकर। जनता ने कुछ भी खरीदा जिसे पर्याप्त रूप से टाल दिया गया था। जब ब्लूम ने उछाल को खत्म कर दिया, तो इनमें से कुछ प्रमोटरों ने खुद को स्टॉक सेल्समैनशिप के एक्सपर्ट्स की मदद की जरूरत महसूस की। जब जनता सभी प्रकार की सिक्योरिटीज से बंधी होती है, तो उनमें से कुछ को उच्च कीमतों पर खरीदा जाता है। अनट्राइड स्टॉक का डिस्पोज करना आसान काम नहीं है। उछाल के बाद जनता सकारात्मक है कि कुछ भी ऊपर नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि खरीदार अधिक भेदभावपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन यह कि अंधाधुंध खरीदारी खत्म हो गई है। यह मन की स्थिति है जो बदल गई है। लोगों को निराशावादी बनाने के लिए कीमतों को नीचे जाने की जरूरत नहीं है। बाजार सुस्त हो जाए और कुछ समय के लिए सुस्त रहे तो काफी है। हर उछाल में कंपनियों का बिल्ड मुख्य रूप से सभी प्रकार के शेयरों के लिए जनता की भूख का लाभ उठाने के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा डिलेड प्रमोशन भी हैं। प्रमोटरों द्वारा यह गलती करने का कारण यह है कि मानव होने के नाते वे उछाल का अंत देखने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा जब संभावित लाभ काफी बड़ा हो तो मौके लेना अच्छा बिजनेस है। जब विजन होप से करप्ट हो जाती है, तो शिखर कभी दिखाई नहीं देता। एवरेज आदमी एक ऐसे स्टॉक को देखता है
जिसे कोई भी $12 या $14 प्रति शेयर पर नहीं चाहता था, अचानक 30 तक बढ़ जाता है, जो निश्चित रूप से तब तक सबसे ऊपर है जब तक कि यह 50 तक नहीं पहुंच जाता। यह बिल्कुल उदय का अंत है। फिर वो 60 हो जाता है, 70 तक, 75 तक। तब यह निश्चित हो जाता है कि यह स्टॉक, जो कुछ सप्ताह पहले 15 से कम में बिक रहा था और अधिक नहीं जा सकता, लेकिन यह 80 हो जाता है और 75 तक। तब एवरेज आदमी, जो कभी मूल्यों के बारे में नहीं बल्कि कीमतों के बारे में सोचता है और अपने कार्यों में परिस्थितियों से नहीं बल्कि डर से नियंत्रित होता है, वो यह सोचना बंद कर देता है कि प्रगति की एक सीमा होनी चाहिए। यही कारण है कि जो बाहरी लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि वे टॉप पर नहीं खरीदते हैं, वे मुनाफा न लेकर इसकी भरपाई करते हैं। बूम में बड़ा पैसा हमेशा जनता द्वारा पहले कागज पर बनाया जाता है और यह कागज पर ही रहता है।